हेलो हाय नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो शासन का जो व्यवस्था था वो कैसे चलना स्टार्ट हुआ और कितने एक्ट आए, कब कब क्या हुआ, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में संवैधानिक विकास। तो भारत में जो संवैधानिक विकास है वो दो चरणों में हुआ। पहला हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। पहले यहाँ पर कंपनी का शासन था। उसके बाद जब 1857 की क्रांति में सब पिटाया तो उसके बाद आया ब्रिटिश ताज का शासन। यानी ताज मतलब मुकुट होता है। तो जो इंग्लैंड में जो रानी थी उसका शासन, उसके थ्रू शासन यहाँ पर होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो समय नियम निकलते थे उसको हम चार्टर कहते हैं, और ब्रिटिश ताज का जो शासन था तो उसको अधिनियम कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में ये होता है कि बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया जाता है, और मद्रास और बम्बई को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शक्ति का जो था उसका वो विकेंद्रीकरण हुआ या केंद्रीकरण हुआ, मतलब एक जगह शक्ति को अथी कर दिया गया कि अलग अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर मद्रास और बम्बई के बीच जो नियम कानून बनाना था वो भी बंगाल को मिल गया। तो यहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होकर केंद्रीकरण हुआ। तो सबसे पहले केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें ही ये सबसे पहले इसी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई 1774। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे और तीन अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य की मान्यता मिली। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हमें ये जानकारी मिलता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, और मद्रास बम्बई को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग थे। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे और तीन अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। और सबसे पहले केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें जो अंग्रेज अधिकारी थे उसमें घूस लेना, उपहार लेना पे प्रतिबंध लगा दिया गया। निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से हम ये सीखे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, केंद्रीकृत शासन हुआ, और उपहार और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट से हमें ये जानकारी मिलती है कि बंगाल और उड़ीसा के जो नियम कानून बनाना था वो भी बिहार और उड़ीसा को जो नियम कानून बनाना था वो भी बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया इसमें। और इस एक्ट को हम बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी कहते हैं। किसके सुझाव पर ये एक्ट लाया गया था? बर्क के सुझाव पर। एक ब्रिटिश सांसद है, बर्क के सुझाव पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। इसमें बिहार और उड़ीसा के भी जो नियम कानून थे वो बंगाल को बनाना था। इसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में हम ये जानकारी मिलता है कि भारतीय ये इस एक्ट को इसलिए लाया गया था कि भारतीय राज क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया जाए, और गवर्नर जनरल के परिषद में जो संख्या थी, जब यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल बना उसमें परिषद में जो सदस्यों की संख्या 4 थी उसको घटाकर 3 कर दिया गया। साथ ही छोटे छोटे परिषद में भी जो संख्या थी उसको 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। और इसमें इसमें केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकृत शासन है, इसमें दोहरी शासन का प्रारंभ हुआ। दोहरी शासन में एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, डायरेक्टर का काम था सिर्फ व्यापार करना, वो व्यापारिक मामले को देखता था डायरेक्टर, और राजनीतिक और प्रशासनिक मामले को देखता था कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को देखता था, और गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो कोई भी काम देशी रियासत से के साथ करता था तो ये कंट्रोलर से पूछ के करता था। तो ईस्ट इंडिया एक्ट में हमें क्या क्या जानकारी मिला कि जो भारतीय राज क्षेत्र है उसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना इसका उद्देश्य था ईस्ट इंडिया एक्ट का। इसमें दोहरी शासन का प्रारंभ हुआ, डायरेक्टर और कंट्रोलर था इसमें, और इसमें सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग में गवर्नर जनरल बना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, केंद्रीकृत शासन स्टार्ट हुआ। फिर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, जिसको हम बंगाल जुडिकेचर भी कहते हैं, बिहार और उड़ीसा को जो विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ किसको, बंगाल को। और ईस्ट इंडिया एक्ट में भारतीय राज क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन करना था, और गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद हम 1793 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एकाधिकार मिल गया, 20 साल तक वो यहाँ से व्यापार करेगा और शासन करेगा। और उसने राजा से ये संधि कर लिया, राजा को कहा कि हम आपको टैक्स देंगे और आप हमें सैन्य सहायता दीजिएगा उसके बदले में। तो चार्टर 1793 का चार्टर एक्ट में एक अधिकार प्राप्त हो गया किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार 20 वर्षों के लिए प्राप्त हो गया, कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ गया। और उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का 20 साल के बाद, 1793 के 20 साल यानी 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को थोड़ा सीमित कर दिया गया, और दूसरे कंपनियों को भी भारत में आने दिया गया। और लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया कि चीन से व्यापार और भारत में चाय का व्यापार सिर्फ हम ही करेंगे और कोई नहीं, और जिसको जो व्यापार करना है कर सकता है। तो यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट में उसके एकाधिकार को सीमित किया गया, और 1813 का चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सीमित किया गया, अन्य कंपनी को भी भारत में आने दिया गया। लेकिन चीन से व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकता था, चाय का व्यापार सिर्फ यही कर सकता था। साथ ही यहाँ पर ईसाई लोग आए, ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार करने के लिए। वो कहे कि हम किसी को तलवार के नोक पर धर्म अपनाने के लिए नहीं कहेंगे, हम उसको अपना स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, और उसमें शुरुआत में थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में बताएंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो अपनाएगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं अपनाएगा। तो भारत में बहुत छोटी जाति पर बहुत अत्याचार किया जाता था, तो वो छोटी जाति को सब जो बड़ा जाति वाला था नीचे बैठाता था। तो ईसाई वाले सब आए, ईसाई मिशनरी उसको टेबल पे बैठाया, टाई वाई पहनाया, काटा छुरी चम्मच से खाना खाने दिया। तो वो सोचा अरे भाई हमको तो ये बहुत इज्जत दे रहा है, तो उन लोगों ने उन्हीं का धर्म अपना लिया। और आज भी एजुकेशन में सबसे ज्यादा ईसाई लोगों का ही स्कूल और हॉस्पिटल, जितना भी सेंट माइकल, सेंट डोमिनिक, डॉन बॉस्को, ये सब किसका है, ईसाई लोगों का है। तो उन लोगों के योगदान को अति नहीं कर सकते। वो लोग आए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम आए, सबको मतलब वो तो इंग्लिश में बोलते थे ईसाई लोग, तो यहाँ पर लोग जो हिंदी सब जानते थे वो नहीं समझ पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम हिंदी सीख लेते हैं। तो हिंदी सीखने गए, तो फिर बंगाल में गए तो सब बंगाली समझता था, हिंदी नहीं। फिर पंजाब में गए तो पंजाबी समझता था, हिंदी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि या तो पूरे यहाँ के भाषा को सीखो या तो सबको अंग्रेजी सिखाओ। तो उन्होंने 2 ऑप्शन चुना, या तो हमें पूरा सब भाषा सीखना पड़ेगा
या तो इन लोगों को ही अंग्रेजी सिखाना पड़ेगा। तो पहली बार 1813 में ईसाई लोगों ने 1 लाख रुपया खर्च किया और सबको इंग्लिश सिखाया, और तब से अभी तक सब इंग्लिश सीख ही रहे हैं। तो 1813 में ईसाई मिशनरी को धर्म प्रचार करने मिला और वहां से इंग्लिश सीखने का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 20 साल के बाद 1833 का अधिनियम आया, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। दास्ता, पहले यहाँ क्या होता था कि कोई भी मजदूर भाड़ा पे नहीं मिलता था, मतलब 300 रुपये दीजिए वो आपको पूरा जीवन के लिए आपके पास खरीद के, मतलब उसको एक तरह से खरीद लिया जाता था, और उससे जितना मने उतना काम कराइए, उसको अब सैलरी वैलरी देने का झंझट नहीं है। तो उसी को दास्ता कहते हैं। एक ये यहीं पर एक महिला थी जिसको जिसको बच्चा था, वो बच्चे को अपने कोई छोड़ कर आई थी, एक अंग्रेज के पास काम की थी अफ्रीका में। तो गांधी जी उसके बात से बहुत ही क्रोधित हुए थे, और उसने बताया कि उसके बारे में जाना जब गांधी जी ने कि वो जब कही अंग्रेज सबसे कि हमको जानने दो, हम अपना बच्चा को सिर्फ दूध पिला के आ जाएंगे 5 मिनट में। तो अंग्रेज सब जो थे कि जब तक मेरा रिश्तेदार सब नहीं जाएगा तब तक तुमको नहीं जाना है। तो 2 दिन तक उसका रिश्तेदार नहीं गया, तब तक उसका बच्चा मर गया। तो ये बात सुनकर गांधी जी बहुत गुस्से हुए और उन्होंने कसम खा लिया कि अंग्रेजों को छोड़ेंगे नहीं। तो उसी से दास्ता को भी समाप्त कर दिया गया। उसमें ही सती प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। पूछेगा सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट कौन किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो 1833 में बहुत सारा चीज हुआ, एकाधिकार समाप्त हो गया, दास्ता समाप्त हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया, और पूरे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। उसके बाद 1853 फिर 20 साल के बाद चार्टर अधिनियम में विधान परिषद की स्थापना किया गया। और यहाँ पर एक और बात है कि विधायी सदस्य बनाया, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था उसने विधायी सदस्य बनाया, और वो विधायी सदस्य था, वो कहते थे नियम बनाया, चलो अधिकारी को कहता था कि चलो अब ये करो वो करो, तो अधिकारी सब कहता था तुम हमको सिखाएगा। तो इसलिए 1853 के चार्टर अधिनियम में विधान परिषद की स्थापना हुई। कानून बनाने का काम किसी और का, और कानून को लागू कराने का काम किसी और का, जो अभी तक लागू है। तो विधायिका का कानून बनाता था और कानून को लागू करता था कार्यपालिका। और यहीं से 1853 से प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ होता है। उसके बाद 1857 में अंग्रेज सब बहुत बुरी तरह से पिटाया और सब चीज समाप्त हो गया। भारत का गवर्नर जनरल सब समाप्त हो गया, कंपनी का शासन भी यहाँ से खत्म हो गया। और जो दोहरी शासन था, डायरेक्टर बिजनेस से रिलेटेड चीज देखता था, कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रहा था, सब चीज समाप्त हो गया। और यहाँ पर नया नया सिस्टम है। अब यहाँ पर कोई शासन कौन करेगा जब समाप्त हो गया। तो इंग्लैंड की जनता जो थी अपने सांसदों में से किसी पीएम को चुनती थी, और वो पीएम अपना कोई चमचा को यहाँ पर भेजता था राज सचिव बनाकर। और वहाँ पे लोकतंत्र के साथ साथ राजा भी वहां पर होते हैं। तो राजा अपना एक चमचा भेजता था, वायसराय भेजता था, और एक राज सचिव। तो वायसराय राज सचिव बड़ा हुआ तो उससे हर काम पूछ के करता था। तो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किसको, वायसराय को। और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि 20-20 साल का गैप हो रहा है। यहाँ पे 20-20 साल का गैप हो रहा है। ये 1793 से 1813 में 20 वर्ष, फिर 1813 से 20 वर्ष 1833 तक, फिर 1853 भी 20 वर्ष। तो ये 20-20 साल के गैप पे सब परिवर्तन आ रहे हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उपहार लेने पर प्रतिबंध। 1781 में क्या हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बिहार उड़ीसा का जो नियम कानून था बंगाल को बनाना था।
फिर 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट में दोहरी शासन प्रारंभ हुआ। दोहरी शासन और ये डायरेक्टर और कंट्रोलर, और उसके बाद क्या इसमें, उसके बाद 1793 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त हो गया। फिर 1813 में एकाधिकार सीमित हो गया। फिर 1833 में एकाधिकार समाप्त हो गया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम में विधान परिषद की स्थापना हुई। प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ कर दिया गया। फिर 57 में सब पिटा गए और उसके बाद फिर नया सिस्टम आया 1858, और वहां पे कंपनी का शासन समाप्त हो गया। और फिर वायसराय और राज सचिव यहाँ पर बनने लगे। तो फिर हम इसके आगे अब पढ़ते हैं 1858 के आगे। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम में विभागीय प्रणाली स्टार्ट हो गया। अध्यादेश जारी करने का नीति प्राप्त हो गया। विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ हो गई, मतलब सत्ता को केंद्रीकृत नहीं करके विकेंद्रीकरण का नीति प्राप्त हो गया। अब सत्ता का केंद्रीकरण किसमें हुआ था? तो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बिहार उड़ीसा का विनियम कानून बनाने का अधिकार किसको हो गया था? बंगाल को। तो वहां पे केंद्रीकृत शासन। और एक और में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीकृत शासन का प्रारंभ हुआ। और सत्ता का विकेंद्रीकरण कब से स्टार्ट हो गया? 1861 से। उसके बाद 1865 का अधिनियम में अधिकारियों में वृद्धि हुआ, इसका कोई खास नहीं है। 1873 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता था। 1873 का चार्टर एक्ट के अनुसार ईस्ट इंडिया जो कंपनी था उसको कभी भी भंग किया जा सकता था, और भंग कर दिया भी गया। 1 जनवरी 1874 को भंग किया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का अधिनियम कहता है कि जो वहां पर इंग्लैंड में दो गो से शासन चलता है। एक जनता अपनी कोई मंत्रिमंडल से एक पीएम को चुनती है, वो वंश के हिसाब से वहां शासन चलता है। तो वंश में यहाँ पे राजा शासन कर रहा था, और जबकि जो राजा था वो वहाँ का नहीं था, वो हॉलैंड का था। वहाँ की जो महारानी थी वो पढ़ने गई थी हॉलैंड, और वहाँ के ही राजा से फंस गई, और फिर वहां से राजा आके यहाँ पर इंग्लैंड में शासन करने लगा। तो वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ये जो राजा हॉलैंड का इंग्लैंड का नहीं है, तो यहाँ फिर से रानी को शासन करने के लिए लाया जाए। तो 1876 का शाही उपाधि अधिनियम कहता है कि जनता जो मंत्रिमंडल से चुनी थी वो कहे कि राजा को हटाओ, रानी को लाओ। उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। चुनाव प्रणाली मतलब चुनाव होना स्टार्ट हो गया, और बजट पर वाद विवाद करना प्रारंभ हो गया। तो इस पॉलिटी के क्लास में हमने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1781, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का अधिनियम, फिर उसके बाद 1853 के बाद 1858 आ गया। 57 में सब जो शासन तो सब खत्म हो गया। 58, फिर 61, फिर 65 और ये 73, 76 और 1892। तो इस क्लास में हमने अभी तक 1892 तक के अधिनियम को देखा। तो अब अगले क्लास में हम दूसरे अधिनियम को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।